Assalamu alaikum. So today we are going to discuss some important points from pharmacology, CNS pharmacology. देखें ये पूरा लेक्चर के तौर पे तो आपको हर चीज़ समझाई नहीं जाएगी। जिस तरह आप लोगों को लेक्चर्स में समझाया गया था, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि ये ऐसे है तो क्यों है। वो देखें वो एक चैप्टर पे एक लेक्चर होता था, बट आज हमने सारी CNS के बारे में पढ़ना है, जिसमें जस्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिनकी लॉजिक्स कुछ होगी इम्पोर्टेंट वो बता दूंगा, ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए। आप लोग सब रजिस्टर्स अपने अपने सामने रख लें और वो पॉइंट्स लाजमी नोट करते जाएं। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं जो अगर आपको आते होंगे, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व एससीक्यूज एज वेल एज एमसीक्यूज। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सीएनएस फार्माकोलॉजी को बहुत लाइट लेते हैं या करके नहीं जाते, तो बिल्कुल छोड़ के जाने से बेहतर है कि एटलीस्ट यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इट। और जो चीज़ें पूछी गई हैं, रिपीटेडली पूछी गई है, वो आप लोग को आनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप लोग का है, आप लोग ने साथ साथ बताते भी जाना, आप लोग को समझ आ रही है या नज़र आ रहा है। जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का है वो है बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स, उसमें डिस्कस किए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से रिपीटेडली एससीक्यूज भी बन जाता है और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें जो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों में बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स का डिफरेंस लिखवाऊंगा। जो डिफरेंस आप लोग कर लीजिएगा, इसमें से आपका वाइवा एमसीक्यूज एससीक्यूज काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले जब भी आप लोगों को फार्मा में डिफरेंस आना है, तो आप लोगों ने लाइन लगानी है। बेंजोडाइजेपिन इस साइड पे मैं लिखूंगा, बारबिचुरेट इस साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन आप डिफरेंस में लिख देंगे इस साइड पे, बारबिचुरेट्स के नेम इस साइड पे लिख देंगे। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो आपके बेंजोडाइजेपिन होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कर देते हैं इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बेंजोडाइजेपिन करते हैं फ्रीक्वेंसी, जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग किया ना, फॉर एग्जांपल पहले 1 मिनट में क्लोराइड चैनल 60 बार खुल रहा था, बेंजोडाइजेपिन लगे तो 1 मिनट में क्लोराइड चैनल 100 बार खुलने लग गया। ये फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन बारबिचुरेट्स के केस में क्या होता है, ये करते हैं दे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ये इसका डिफरेंस है, दे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे बेंजोडाइजेपिन क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की, और ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड चैनल 1 सेकंड के लिए खुलता था, आपने बारबिचुरेट्स दिए तो वो 2 सेकंड के लिए खुलने लग गया। ये जस्ट मैं आपको पोस्ट करके बता रहा हूँ। ये दो डिफरेंस हो गए। देन थर्ड वन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यूजेस और एससीक्यूज में, वाइवा में इसके यूजेस आप लोग कर लें। सबसे पहला यूज है लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। मैं आपको ना डायरेक्ट फाइल खोल देता हूँ, उधर से आप लोग को नजर भी आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। लेट मी ओपन द फाइल। चलिए, आप लोग को फाइल नजर आ रही है? चलें, ये फाइल में आप लोग देखें जो लॉन्ग एक्टिंग है। पहले बेंजोडाइजेपिन्स के रेफरेंस देखें। बेंजोडाइजेपिन्स में जो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, इसमें डायजीपाम आ जाता है, क्लोरडाइज़ोक्साइड आ जाते हैं। और ये किस में यूज होते हैं, दे विल यूज फॉर द विड्रॉल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ये सारे जो पॉइंट्स है दे आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। फिर सेकंड यूज, डायजीपैम और लोरेजीपैम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए यूज होते हैं। अनदर एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसमें जो सारे ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, सारे ही एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। डायजीपैम, मिडाजोलैम, लोरेजीपैम, सबसे ज्यादा जो बेंजोडाइजेपिन आपके सीएनएस में यूज होते हैं। आप लोगों ने ना इसके याद कर लेने हैं यूजेस अच्छे से। जनरल एनेस्थीसिया में भी ये यूज होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल, अगर किसी बंदा कोई अल्कोहल पीता है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी यूज हो जाते हैं।
इंसोम्निया के लिए यूज होते हैं बट नॉट एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। ये इधर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसके ये यूजेस याद कर लीजिएगा। जो एक इम्पॉर्टेंट यूज है ये है मिडाजोलम। ये लास्ट पे आप लोग देखें, मिडाजोलम कैन कॉज एंटीरोग्रेड एमनीजिया। फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की सर्जरी होनी है या कोई इस तरह का प्रोसीजर होना है जिसके अंदर आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा। जनरल एनेस्थीसिया अगर दे दो तब तो आपको कोई होश ही नहीं होगी ना, लेकिन कोई इस तरह का प्रोसीजर होना है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा, पेशेंट थोड़ा सा होश में भी है और उसको थोड़ा सा पता लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई उसकी लेट्स सपोज कोई छोटी सी सर्जरी हो रही है, एंडोस्कोपी हो रही है या उसकी उंगली की लेट्स सपोज सर्जरी हो रही है, तो जो मिडाजोलम है ये क्या करेगा, ये इस जब सर्जरी खत्म होगी ना, सर्जरी के बाद उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब ये एंटीरो ग्रेड एमनीजिया कर देता है उस टाइम जो उसके साथ हो रहा था सर्जरी में। तब बेशक उसको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा था, लेकिन आफ्टर द सर्जरी ही विल कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस। उसको बिल्कुल याद नहीं रहेगा उसके साथ हुआ क्या। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये वाइवा में पूछा जाता है रिपीटेडली। नेक्स्ट, एनेस्थीसिया में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईवी थियोपेंटल के लिए यूज किस लिए यूज होती है, ये एमसीक्यूज आता है। ये एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए यूज होती है। सही हो गया। एक होता है एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस, यानी आपने किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया पे डाला, अब आपने एनेस्थीसिया को मेंटेन करना है जब तक सर्जरी या कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। एक होता है कि इंड्यूस करना, अभी बंदा होश में है, अब आपने इसको एनेस्थीसिया में लेके जाना है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में डिफरेंट ड्रग्स यूज होती हैं। तो जो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होती है उसमें आईवी थियोपेंटल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहां तक आप लोग को ये पॉइंट समझ आ गए जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस साल का एमसीक्यूज आप लोग लिखें, वो था जो बारबिचुरेट्स होती हैं। बारबिचुरेट्स का साइड इफेक्ट याद रखना है एक, ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये इसमें नहीं देनी। बारबिचुरेट्स एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में नहीं देनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये इस साल के प्रोफ का एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, तो ये याद कर लें। देखें एमसीक्यूज पूल बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता। जो एक एमसीक्यूज एक आध साल पहले आया होता है ना, वो अगले साल आने के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो वो वाले एमसीक्यूज अच्छी तरह किया करें जो पिछले साल आए हो, खास तौर पे उसमें से दो तीन चार लाजमी आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ने याद रखना है। पोरफायरिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से जिस पेशेंट को पोरफायरिया हुआ उस पेशेंट को आपने बारबिचुरेट्स नहीं देने। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो। चलें, फिर नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात पता होनी चाहिए, जो बेंजोडाइजेपिन होती है ना, इवन आप इसकी अगर ओवर डोजेज कर लेते हो, बेंजोडाइजेपिन की ओवर डोजेज हो जाती है तो यूजली डेथ वॉन्ट अकर। मतलब उसके मैक्सिमम इफेक्ट्स में भी डेथ के चांसेस उतने नहीं होते। लेकिन जो बारबिचुरेट्स होते हैं ना, इसकी डोज, फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन है ना, बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट इस तरह जाके ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जो बारबिचुरेट्स होते हैं ना, अगर इसकी डोज इंक्रीज करते जाओगे इसके इफेक्ट स्वियर होते जाएंगे, स्वियर होते जाएंगे, स्वियर होते जाएंगे, और एट द एंड क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियो डिप्रेशन एंड डेथ। तो इस वजह से खतरनाक पूछा जाता है कौन सी ड्रग ज्यादा डेंजरस होगी, बेंजोडाइजेपिन के बारबिचुरेट। तो आपको पता होना चाहिए बारबिचुरेट विल बी मोर डेंजरस, क्योंकि बारबिचुरेट का ज्यादा ड्रग अगर देते जाते हो ना, ओवरडोज करते जाते हो, तो उसके इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं, कहीं पे जाके स्टॉप नहीं होते, दे इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, what is the antidote used for the benzodiazepine? Repeatedly asked, एंटीडोट बेंजोडाइजेपिन। एंटीडोट क्या होगा,
फॉर एग्जांपल किसी को बेंजोडाइजेपिन दी है, वो ज्यादा ओवरडोजेज हो गई है या ज्यादा दे दी गई है, या आप उसका इफेक्ट्स को रिवर्स करना चाहते हो, तो आप कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो फ्लूमेज़ानिल। फ्लूमेज़ानिल इज द एंटीडोट, इट इज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये भी पूछा जाता है समटाइम्स। एमसीक्यूज इस तरह बनता है जिसमें फ्लूमेज़ानिल के बारे में बात लिखी होगी कि ये बेंजोडाइजेपिन के रिवर्सल के लिए यूज होती है, एंटीडोट यूज होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इट इज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। सही हो गया। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। बारबीचुरेट्स का एंटीडोट नहीं होता, ये उसका मसला है। बारबीचुरेट्स ज्यादा दे दी तो ये रिवर्स आप लोग के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन बेंजोडाइजेपिन ज्यादा दे दी तो आप लोग के पास फ्लूमेज़ानिल होगी। तो दिस इज एन अदर एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो एमसीक्यूज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हैं। एक तो यूजेस आगे, एक आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बारबीचुरेट्स कभी भी एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के पेशेंट को नहीं देनी। बेंजोडाइजेपिन की ओवरडोजेज इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन बारबीचुरेट्स की ओवरडोजेज कैन लीड टू डेथ। जो बेंजोडाइजेपिन है, इसकी ओवरडोज अगर कर लो तो इसका रिवर्सल के लिए फ्लूमेज़ानिल यूज हो सकती है, विच इज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यानी एक रिसेप्टर पे compete करेंगे। लेकिन बारबीचुरेट्स का एंटीडोट हमारे पास नहीं है। चलें, अब आप लोग इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बारी दिखा दूं। ये डिफरेंस है, आप लोग ये डिफरेंस को पढ़ लें, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बारबीचुरेट्स का एक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। बेंजोडाइजेपिन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी कितनी बारी क्लोराइड चैनल ओपन होता है टाइम में वो इंक्रीज होगा। लेकिन जो बारबीचुरेट्स है इसमें ड्यूरेशन इंक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ये डिफरेंस करें, लाजमी करें, और आपके से इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग को एससीक्यू में भी हेल्प होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रग्स कुछ हो जाती है दीज ड्रग और मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। सबसे पहले जी ड्रग में कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो ज़ोलपिडेम, ज़ेल्पेलोन, एज़ोपिक्लोन। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट स्लीप के लिए यूज होती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, एक कुछ ड्रग्स होती हैं जो मेंटेन करती है स्लीप को। कोई सो गया तो अब सोए, उसकी जो स्लीप की मेंटेनेंस है वो करेंगी, यानी उसको अच्छी नींद आएगी। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करवाती हैं, जिनको नींद, मतलब नींद आने में मसला हो रहा था, एक बारी सो गए फिर आगे का उनका काम नहीं है। ये ड्रग क्या करवाती है, उनको सोने इनिशिएट करवाने में हेल्प करती है। तो ये वाली ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। सही हो गया। इसके आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। प्रॉपर्टीज आप लोग देख सकते हैं। ये देन इसका भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका एंटीडोट भी फ्लूमेज़ानिल है, ये भी पूछा जाता है। इसका भी ये आप लोग टेबल अगर कर लेंगे तो आपके बहुत से पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई यील्ड, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे तो और ज्यादा कवर हो जाएंगे। सही हो गया। नेक्स्ट, मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ इन जिट्रियाटिक पेशेंट। ये बताएं कौन से पेशेंट होते हैं, ये कौन से ऐसे पेशेंट है जिनमें सेफ है? ये इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है। बताएं जिट्रियाटिक पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? जो बुढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज, ओल्ड एज में ये वाली ड्रग्स ज्यादा यूज होंगी। सही हो गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है, अब पेशेंट फिर
इतना कुछ उसके बारे में दे दे कि ये इसकी एज 65 ईयर्स है, ये चीज है, वो चीज है। वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा होगा कि कौन सी ड्रग, और उसको स्लीप के लिए, कोई सोने के लिए मदद करने के लिए कोई ड्रग देनी है, तो आप लोगों ने उनको कौन सी ड्रग देनी है, मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देनी है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड नो। बाकी जो पॉइंट्स है वो आप लोग देख लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डिफरेंस नहीं है, ये ड्रग्स हैं बट इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखी हुई हैं। ये पहला चैप्टर है आप लोगों के सीएनएस का जो आपको आना चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिखवाऊंगा जो आप लोगों ने लिख लेने हैं। ये पॉइंट्स कहीं नहीं लिखे हुए, व्हाइट बोर्ड पे लिखवाऊंगा, ये आप लोगों ने अच्छे से लिख लेने हैं क्योंकि दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं इन वन वे और द अदर। पहला एमसीक्यूज पॉइंट ये है लोरेज़ेपैम एंड oxazepam। ये मेटाबोलाइज होती है आउटसाइड द लिवर, दे मेटाबोलाइज आउटसाइड द लिवर। इसका क्या फायदा होगा? इफ दे आर मेटाबोलाइजिंग आउटसाइड द लिवर तो हमें इसका क्या फायदा है? नहीं, एज सच जो जी ड्रग्स हैं उनकी अब्यूज लाइबिलिटी नहीं है, वो एंग्जियोलिटिक तो है ही नहीं, वो जस्ट स्लीप इंडक्शन है, तो कंपैरेटिवली एज सच कोई उनकी अब्यूज लाइबिलिटी नहीं है। बेंजोडाइजेपीन पे अब्यूज लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, और बारबिचुरेट्स तो वैसे दी नहीं जाती, वो तो वैसे ही ड्रग्स होती है, एनेस्थीसिया में इंडक्शन के लिए यूज हो जाती है। लेकिन बेंजोडाइजेपीन्स तो इवन जो थोड़ा सा एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको स्लीप में मसला हो रहा होता है, उनको दी भी जाती है। तो समटाइम्स वो अब्यूज कर लेते हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन है इसका अब्यूज। जो और मेडिकल स्टूडेंट्स में ये सबसे ज्यादा कॉमन है। मेडिकल स्टूडेंट्स को जब दी जाती है तो वो जब उनको आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट आने लगता है तो वो ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं। तो कभी भी किसी ड्रग का ओवर यूज नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। हाँ जी, लोरेज़ेपैम और oxazepam ये आउटसाइड द लिवर होते हैं। अब इसका क्या फायदा होगा, एमसीक्यूज किस तरह आएगा? कोई ऐसा पेशेंट जिसका लिवर खराब है, जिसका लिवर प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, कोई फंक्शनिंग में डिफेक्ट आया हुआ है, सिरोसिस हुआ हुआ, कुछ भी हुआ हुआ है, तो उसमें कौन सी बेंजोडाइजेपीन आप प्रेफरेबली दोगे जिसका लिवर में मेटाबॉलिज्म ना हो? वो लोरेज़ेपैम और oxazepam है। आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, ये इसी तरह एमसीक्यूज में आते हैं। देन बाइंडिंग साइट ऑफ बेंजोडाइजेपीन। बाइंडिंग साइट ऑफ बेंजोडाइजेपीन कहाँ पे होती है? बिटवीन अल्फा 1 एंड गामा 2। अब देखें, आप लोग को मैं हर चीज विद डायग्राम इस टाइम ऑब्वियसली नहीं समझा सकता बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है, और बहुत ज्यादा पॉइंट कंपैरेटिवली सीएनएस के सारे पॉइंट्स, लाइक सीएनएस अगर पूरा पढ़ाना चाहूँ तो 10-12 दिन लगेंगे इस पे। बट आपको अभी मैंने थोड़े से टाइम में मैक्सिमम जितने पॉइंट्स होंगे कवर करवाने हैं, तो आप लोग इनको लिख लें क्योंकि इनका हर चीज, जैसे लेक्चर्स में तो आप लोग को हर चीज की मैं डिटेल बताता था, वो इस तरह नहीं हो सकती फिलहाल ऑब्वियसली। चलें, नेक्स्ट है अल्प्राजोलैम और क्लोनाज़ेपैम। ये कब यूज होती है? ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है, इसमें से बहुत कुछ आता है, इसमें से वाइवा सबसे ज्यादा होता है, और इसमें से ही आप लोग के एमसीक्यूज और एससीक्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। अल्प्राजोलैम और क्लोनाज़ेपैम, इस इसके स्पेसिफिक करेक्टर क्या है? ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक एंड फोबिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज होती है। लॉन्ग टर्म अगर पैनिक अटैक्स के लिए कोई चीज यूज करनी है, लॉन्ग टर्म पैनिक अटैक, तो आप अल्प्राजोलैम यूज कर सकते हो या क्लोनाज़ेपैम यूज कर सकते हो। सो दीज टू ड्रग आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पैनिक डिसऑर्डर्स। सही हो गया? क्लोनाज़ेपैम पैनिक डिसऑर्डर के लिए अगर लॉन्ग टर्म कोई लॉन्ग एक्टिंग होगी तो ये होगी यूज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने लगा हूँ इस ड्रग के बारे में, ये आप लोगों ने याद रखना, और मैं बताता हूँ ये किस तरह से आप लोग से पूछा जाता है। एक होती है बसपिरोन ड्रग। हमने ये पता है किस तरह पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि एक रिक्शे वाला है, और रिक्शे वाला बड़ा परेशान रहता है, सही हो गया, एंग्जाइटी में रहता है,
लेकिन उसको इस तरह की ड्रग देनी है जिससे वो अपना रिक्शा भी चलाई जा सके और उसकी जो एंजाइटी है वो भी कम हो जाए। क्योंकि अक्सर जो ड्रग्स आप लोग करते हो जो उसमें सिडेशन होती है, तो एक रिक्शे वाले को अगर आप इस तरह की ड्रग दे दो, फॉर एग्जांपल आप उसको बेंजोडाइजेपिन दे दो या कोई इस तरह की ड्रग दे दो जिसमें स्लीप का एलिमेंट भी है, जिसमें एंजाइटी कम करने का एलिमेंट भी है, तो वो बेचारा रिक्शा कैसे चलाएगा? वो रिक्शा नहीं चलाएगा, उसको और एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी अटैक और बढ़ जाएगा, तो फायदा क्या? अब उसको आपने ऐसी ड्रग देनी है जिसमें स्लीप ना हो लेकिन वो एंजाइटी को सही कर दे। तो वो कौन सी ड्रग है? बसपीरोन। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ये इस तरह ही सिनेरियो आता है। अक्सर कोई जॉब वाला आएगा कि वर्कर इन अ फैक्ट्री, क्योंकि आप फैक्ट्री का कोई वर्कर है उसको भी नहीं ऐसी ड्रग दे सकते जिससे स्लीप हो। वो हैवी मशीनरी के साथ डील कर रहा हो, वो सो जाए, वो हैवी मशीनरी पे अपने आप को डैमेज कर ले। तो ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया? तो आप बसपीरोन देते हो गैड में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में, टू ड्राइवर्स। ये बस पॉइंट याद रखना, टू ड्राइवर्स या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी जॉब इस तरह की है कि उसमें अगर वो सो गया तो मसला होगा, तो आपने उस पेशेंट को ये ड्रग दे देनी है। ये इसी तरह करेक्टरिस्टिक एमसीक्यूज क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा जाता है। चलें, यहाँ तक आई होप आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर में से काफी हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखना। जो जी ड्रग्स होती हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, जोल्पिडेम, ये वाली ड्रग, जेल्पिलोन, ये सारी ड्रग्स कहाँ पे बाइंड होती है? जहां पे बेंजोडाइजेपीन बाइंड होती है। जिस साइड पे बेंजोडाइजेपीन बाइंड होती है उधर ही ये जी ड्रग्स भी बाइंड होती है। इसलिए दोनों का एंटीडोट फ्लूमेजनिल है। फ्लूमेजन फ्लूमेजनिल इज द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और जहां पे जी ड्रग ने बाइंड होना है वही वाली साइड पे बेंजोडाइजेपीन भी बाइंड हो सकती है, उसी साइड पे कम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर सकता है फ्लूमेजनिल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बारबिचुरेट्स होते हैं, बारबिचुरेट्स शुड बी अवॉइडेड इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में बारबिचुरेट्स नहीं देने। बारबिचुरेट्स दो जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपको बता दिए। एक एक्यूट इंटरमिटेंट प्रोफाइलिया, इस साल का एमसीक्यू। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, बारबिचुरेट शुड नॉट बी गिवन टू अडल्ट्स। चलिए, यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया? मुझे बताते जाइए, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट, ये अगेन प्रॉफ का एमसीक्यूज है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इनहिबिटर्स ऑफ सीएनएस। कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में भी वन पढ़ा हुआ है, बट ये थर्ड ईयर के एमसीक्यूज, इस साल के एमसीक्यू पेपर में भी था कि कौन सी ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि सीएनएस के इनहिबिटर्स हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ये सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। कौन से सीएनएस के इनहिबिटर है और कौन से स्टिमुलेंट है? अगर इनहिबिटर पूछा गया है इस साल तो स्टिमुलेंट हो सकता है इस साल पूछे। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर है, स्टिमुलेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट वाले बताएं। ये दो याद रखने हैं, गाबा इज एन इनहिबिटर, सोल इनहिबिटर। बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में सबसे ज्यादा चांसेस है यही होगा। दूसरा, अगर गाबा का ऑप्शन ना हुआ तो ग्लाइसिन दिया होगा। सही हो गया। या आप लोगों ने याद रखना है सीएनएस में इनहिबिटर्स कौन से हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, स्टिमुलेंट कौन से है? स्टिमुलेंट है ग्लूटामेट। सही हो गया। ये आप लोगों ने, ये सीएनएस के हैं। आउटसाइड द सीएनएस हमें कंसर्न नहीं है, वी आर स्टडिंग सीएनएस, तो ये सीएनएस के आप लोगों ने याद रखने हैं। ये इस साल प्रॉफ का एमसीक्यूज क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इसके बाद यहां तक मुझे बताएं, आप लोग को समझ आ गया सब कुछ? अब इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। क्या लें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है अल्कोहल वाले चैप्टर में से, वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मेथनॉल की पॉइजनिंग क्या करवाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइवा क्वेश्चन भी है कि मेथनॉल की पॉइजनिंग क्या करवाती है, मुझे बताएं। मेथनॉल की पॉइजनिंग क्या करवाती है? लेकिन जो अडल्ट हो जाते हैं उन पे बारबिट्रेट प्रॉपरली टाइमली मेटाबोलाइज नहीं होगा, और उसका अफेक्ट उतनी जल्दी रिवर्ट नहीं होगा। और वैसे भी बारबिट्यूरेट्स कंपैरेटिवली प्रेफर उतने नहीं किए जाते जितने बेंजोडाइजेपिन्स किए जाते हैं। मेथनॉल की पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिपीटेडली एमसीक्यूज क्वेश्चन है। विजुअल डिसफंक्शन, रेटिनल डैमेज, ब्लाइंडनेस आप लोगों ने याद रखना है। यस, नियोनेटल जॉन्डिस भी करवाते हैं अंदर बारबिट्यूरेट्स। मेथनॉल पॉइजनिंग आप लोगों ने याद रखना है, विजुअल डिस्टरबेंस के रिलेटेड होते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा, बगैर देखे आंसर ये लगा देना है। दूसरा एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आता है वो है इथाइलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग क्या करवाती है। इथाइलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग रीनल डैमेज करवाती है। ये दोनों लिख लें। मेथनॉल की पॉइजनिंग रिलेटेड टू आई, इथाइलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग रिलेटेड टू किडनी है। ये दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इन दोनों को नोट कर लें। चलें, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू क्वेश्चन है। ये है कि एक्यूट एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन, कोई बंदा है वो बहुत ज्यादा शराब पी के आ जाता है, एथेनॉल वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आ जाता है। तो इसको सबसे ज्यादा इजीली किस तरह से डील किया जाता है, क्या क्या चीजें सबसे पहले डील की जाएगी? सही होगा। सबसे पहले तो वाइटल साइंस मेंटेन किए जाते हैं, एबीसी मेंटेन की जाती है, एयरवे, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है। उसके बाद उसको आईवी डेक्सट्रोज लगाई जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें आपको पता होना चाहिए वो है थायामीन एडमिनिस्ट्रेशन। थायामीन की डेफिशिएंसी क्या करवाती है? अल्कोहल जो है वो थायामीन की डेफिशिएंसी करवा देती है। मुझे बताएं कि थायामीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग ये पॉइंट पढ़ते होते थे। यस, वेरी गुड। थायमीन डेफिशिएंसी कैन कॉज wernicke's korsakoff सिंड्रोम। तो आपने थायमीन एडमिनिस्टर करना है, वो पॉइजनिंग के साथ आया, आपने क्या किया, वाइटल्स मेंटेन किए, सिंपल आईवी डेक्स्ट्रोज लगाया, साथ थायमीन दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। यही हो गया। और आपने उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेक्ट कर देना है। अब आ जाते हैं कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। कोई पेशेंट आया, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो, मुझे बताएं, कोई बहुत ज्यादा पर्सन अल्कोहलिक है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है। अब वो अगर अल्कोहल छोड़ देता है एकदम से, तो उसकी बॉडी बियर कर पाती है? बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कोई इस तरह की एडिक्टिव चीज है, अगर वो एकदम से छोड़ दी जाए तो बॉडी का रिस्पॉन्स किस तरह का आएगा? ऑब्वियसली बॉडी का रिस्पॉन्स हार्श आएगा। तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम अगर हो जाए, यानी किसी ने एकदम से अल्कोहल छोड़ी है, तो उसके लिए क्या क्या दिया जाता है? उसका भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किए जाएंगे, थायामीन की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स दी जाती है। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन वो है डायazepam।
यानी कोई पेशेंट है, उसने अल्कोहल एकदम से छोड़ दिया है, उसको सिम्टम्स आने लग गए हैं कि एकदम से अल्कोहल विड्रॉल के, तो आप उसको लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन में डायजेपिम दोगे। लेट्स सपोज अल्कोहल ने लिवर खराब कर दिया था। लिवर अक्सर अल्कोहल खराब कर देती है, आपको पता है लिवर सिरोसिस अल्कोहल की वजह से होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहल बहुत ज्यादा लिवर पे इफेक्ट करती है। वो बंदे का लिवर खराब है, तब आप उसको डायजीपैम दोगे कि नहीं दोगे, ये मुझे बताएं। इफ अ पर्सन प्रेजेंटेड इन ओपीडी या इन इमरजेंसी, आप उसको लॉन्ग एक्टिंग, उसका लिवर खराब है, आप उसको लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन में डायजीपैम दोगे कि नहीं दोगे? आप उसको डायजीपैम नहीं दोगे, आप उसको इसकी जगह लोरेज़ेपैम दोगे। अब ये इसी तरह ही एमसीक्यूज क्वेश्चन बनने, ये सारे इस तरह ही, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही बता रहा हूँ, ताकि आप लोग डाइजेस्ट भी कर सको। क्योंकि देखें, सीएनएस कैन नॉट बी explained in one day. Like it will take at least 12 to 15 days to explain each and every concept. It is a very vast topic और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको लिख के इनको बार बार रिवाइज करना। आप जब बाकी चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले कभी निग्लेक्ट नहीं होगी चीजें, और ये निग्लेक्ट करके जानी भी नहीं है। चलें, ये अल्कोहल वाले में से भी हो गया। अब हमारी मीटिंग का टाइम 1 मिनट रह गया है, मैं अगेन से लिंक शेयर करूंगा, और देन फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, हम फर्दर